हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि स्टूडेंट की डिमांड हो रही थी कि बीपीएससी को लेकर एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए 67th में जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ये घटना चक्र का सीरीज़ स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों। इसकी शुरुआत कल हो चुकी है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला वीडियो देख लें, फिर आएँ आप। ये सेकंड वीडियो है और यहाँ से कंटिन्यू रहें। आपको रेगुलर इंटरवल पे सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। 67 के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा सीरीज़ जो घटना चक्र का होगा। इसके जितने क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे उसके साथ साथ जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगल बगल जितने भी क्वेश्चन के अराउंड बन सकते हैं वो भी आपको यहाँ डिस्कस कराया जाएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगी वीडियो रिलेटेड वो आपको मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है तो वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इनकी सारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी सारी वीडियोस भी वहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पे एडवाइस वगैरह सजेशन देना है वीडियो के अंत में आप देख लें, उसके बाद से कमेंट वगैरह के हिसाब से आप अपने से बता सकते हैं कि ताकि इसके रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट भी रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं। आज हम लोगों ने पर डे के हिसाब से 20 क्वेश्चन को यहाँ पे डील करने का किया हुआ है। हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। भारतीय इतिहास जो प्राचीन इतिहास का यहाँ हम लोग ने 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ टैकल कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं 21वें क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए दोस्तों बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, शुरू करते हैं। जितने भी हैं चैनल पर एक्टिव हो जाएं आप लोग भी, ठीक है। यहाँ से आप अपने भी क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद भी यहाँ पे आंसर जो है टिक मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ एक्सप्लेनेशन जिनको चाहिए वो तो मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पे बताता रहूँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? सबसे पहली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अपने ऑप्शनल में हिस्ट्री लिया हुआ है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगभग कभी कभी दिखाई देते हैं। मतलब एक गैप पर करके बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समानता क्या है और असमानता क्या है, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन एक भरपूर मतलब जो पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखने को मिलता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों के प्रति की अस्वीकृति, इसी के चलते तो आया गया कि अहिंसा को नहीं, मतलब अहिंसा में दोनों का कॉमन व्यू रहा था, ठीक है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों की तरफ से देखी गई थी। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, इसी के चलते तो इन दोनों का उदय भी माना जाता है। तो इसमें क्या है? आत्मदमन। अब ये आत्मदमन को लेकर अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इसमें यहाँ देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, ठीक है। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी, यहाँ जानते हो कि यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ वो बोलते थे शरीर का त्याग करना होता है। यहाँ पर इनके जो फॉलोवर होते थे यहाँ पे ऐसे था, जबकि बुद्ध में ऐसा नहीं था। तो स्ट्रिक्ट जो था इस चीज़ में स्ट्रिक्ट कौन थे? महावीर का, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आया है 40वीं बीपीएससी प्री 2000 में, ठीक है। अगर आगे आते हैं 22वां क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अक्सर पीसीएस क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देख सकते हैं बोधि, अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो बहुत सारा आप न्यूमोनिक्स से या उसके वर्डिंग पर ध्यान देकर आप उसको याद रख सकते हैं। तो बोधि को आप बोधि से याद रखिए, BODHI अगर करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5वीं पीढ़ी का है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी बीपीएससी की इस क्वेश्चन पर। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में आया हुआ था। महाबोधि मंदिर स्थित जो वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है। जो पहले जो हुआ था जहाँ पर जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने वहाँ जिनके मतलब ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पर उनको बैठकर हुई थी, वो नहीं है ये वृक्ष। ये उसका लगभग 5वां पीढ़ी है। इसके बाद मतलब 2-4 और पेड़ हुए उसके बाद से ये, ठीक है। तो ये कौन कौन लगा यहाँ देख सकते हैं। महाबोधि मंदिर में स्थित जो बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। ह्वेनसांग के अनुसार, ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो ये किसने, मतलब अपने जो उनका ट्रैवल अकाउंट है ह्वेनसांग का, उसमें उन्होंने सम्राट शशांक के बारे में बताया है कि उनके द्वारा 7वीं शताब्दी में जो वो पेड़ था उसको नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए, नष्ट हुए, ठीक है। वर्तमान वृक्ष में जो जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का है इसके अनुसार, ठीक है, टोटल, जिसे एलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया है। ये ब्रिटिश जो है हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बात करते हैं इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसने लगवाया है यहाँ पे ये वाला जो वृक्ष लगाया है वो एलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया है, ठीक है।
यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है, केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यहाँ पे यहीं से कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि एक तथ्य है जो कि अभी क्लेरिफाइड करके नहीं दिया गया था। 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंगा, एक बार वर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः इसके चलते यहाँ से जो देखने पर लगता है कि छठी मतलब पीढ़ी का ये वृक्ष है। बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया है। ठीक है, तथ्यों की विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। देख सकते हैं यहाँ से इसको पहले वो हटा दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन में तो डर के भले ना आए, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बन सकते हैं वो हैं कि 5वीं पीढ़ी वाला जो पेड़ लगाया गया था वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम, या अंतिम पीढ़ी लास्ट वाला जो अभी वाला वर्तमान में पूछ दिया जाएगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगाया गया था, ये याद रख सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन, सम्राट शशांक वाला, कि किसने नष्ट कराया था 7वीं शताब्दी में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन पर, देखते हैं कि बराबर की गुफाएँ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेंस में कि अगर आपने ये मेंस वगैरह आपने देखा होगा तो मेंस में मौर्य जो है, मौर्यन आर्ट से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ इनकी यहाँ पे जो है ना, हाँ ये गुफाएं हैं वगैरह, इनकी डिस्कशन वगैरह आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें बराबर की गुफाओं का प्रयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया जाता था, किसका आश्रय गृह था, मतलब किसको रहने का ये व्यवस्था बनाया गया था, तो ये था आजीविकों का। ठीक है, देख सकते हैं मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ यहाँ पर ही। ठीक है, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ जो थे उनके समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। देख सकते हैं ये आजीविका है जो है ना, बेसिकली ये भी फॉलोअर होते थे किसके, महावीर के ही ना। देख सकते हैं यहाँ होगा, देखिए हाँ यहाँ आया है क्वेश्चन है। चलिए ये बेसिकली क्यों कौन थे आजीविका, बाद में वहाँ से अलग हट के एक अलग अपना एक मतलब बोल सकते हैं यहाँ संप्रदाय टाइप का बना दिए, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो अशोक के समय जो पहाड़ी बनी थी वो गुफाओं में सुदामा गुफा और कर्ण चौपर के नाम से गुफा सब प्रसिद्ध हुई। ये दो गुफा याद रखेंगे, और यहाँ बराबर की गुफा। ठीक है, गया के अराउंड में सब ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बिहार का ही है सब। फिर बात करते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मक्खली गोशाल थे। ये चीज़ भी क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर क्वेश्चन मिल जाते हैं, पीसीएस वाले हर एग्जाम में से लगभग मिल जाते हैं लगभग ये देखने को। ठीक है, कि किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में जरूर रखने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, ये देख सकते हैं 39th BPSC 94 में आया हुआ है। किंतु बाद में मतभेद होने के, ये कौन थे, पहले महावीर के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग कर आजीविक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत जो था नियतिवाद का था। ठीक है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु जो है भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होते हैं। मतलब इनका मानना था ये नियतिवाद की, नियति को जो मंजूर है वही होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ इसको अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से कि संस्कार जो भी संसार में चीज़ें हो रही हैं वो पहले से तय है, वो भाग्य के भरोसे चल रही है सब कुछ। मतलब भाग्य हमारा ऐसा हुआ तो ये होगा वो होगा, मतलब सब चीज़ लिखा हुआ है और उसी के चलते सारी चीज़ें होती जा रही है। तो इनका था मक्खली गोशाल, ये बनाए थे आजीविक समाज संप्रदाय, और इनका मत जो था वो नियतिवाद का था, जो कि भाग्य पर भरोसा ज़्यादा करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 25वां क्वेश्चन पे देखते हैं। 20 के बाद से हम लोग 40 क्वेश्चन आज देख लेते हैं, 40 तक का। और आपको वैसे इसकी पीडीएफ वगैरह 60 तक की लगभग मिल जाएगी। कल इसका नेक्स्ट या रात तक में नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। बिहार स्पेशल भी स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल पर ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन से हैं। और हाँ, कुछ चेंजेस अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ये रेगुलर अब सीरीज़ रहेगा, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे जितने भी होंगे आप बस आप देखें और कमेंट में बताएं, ताकि लगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हो रहे हैं, ताकि लगेगा मतलब मोटिवेशन लगेगा कि हाँ बनाना सही रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी, टेस्ट सीरीज़ भी लगाया जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ थे, 24वें नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये सब क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन तो सभी जानते होंगे कि पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे ये कौन थे। ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है ऐसे तो पाटलिपुत्र, क्योंकि यहाँ पर पटना से रिलेटेड जितने भी होंगे, बिहार से रिलेटेड, वहाँ पर ज़्यादा फोकस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन
आया हुआ 48वीं से 52वीं में। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन रहे हैं? तो उदयन रहे हैं। ये कौन से मतलब किसके मतलब, एक सेकंड, साम्राज्य से ये आए हुए थे, सॉरी एक सेकंड, वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वो उदयन थे। ये हर्यंक डायनेस्टी जो है ना, हर्यंक डायनेस्टी, उनके मतलब अंदर में कितने नंबर पे आ जाते हैं? हर्यंक डायनेस्टी में सबसे उनके फाउंडर जो हैं वो कौन थे? बिम्बिसार। ठीक है, याद रखेंगे आप, बिम्बिसार। दो नाम में आदमी इंसान, जो हम लोग स्टूडेंट हैं वो अगर आप बात करते हैं आप, तो स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं तो वो होते हैं बिम्बिसार और बिंदुसार मिलकर। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले जो हुए हैं वो बिम्बिसार हैं, और बिम्बिसार में हर्यंक डायनेस्टी के हो गए। और बिंदुसार किसके हो गए? पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, ठीक है, और मौर्यन डायनेस्टी के होगा। मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके बाद बिंदुसार हुए, और उसके बिंदुसार के बेटे जो हुए वो अशोक हुए, राजा अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार मतलब पहले बी आएगा, बिम्बिसार। तो बिम्बिसार अगर हो रहे हैं तो बी लेटर में अगर देखते हैं ABC डी बाद में आता है ना, तो बिम्बिसार में बी आया तो पहले हर्यक डायनेस्टी के फाउंडर वो हो गए, हर्यक डायनेस्टी। फिर आ गए आपके इधर से मौर्य में देखते हैं तो मौर्य आपके आ जाते हैं, उसमें आते हैं बिंदुसार। तो अब दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि बिंदुसार अशोक के पापा जी का नाम क्या हो गया, तो बिम्बिसार नहीं होगा, उनके बिंदुसार होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक हो गए उदयन। इन्होंने ही नाम रखा था पाटलिपुत्र। ठीक है, पहले जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये भी आपको पता होगा कि राजगृह में था। ठीक है, राजगृह, जिसको राजगीर भी बोलते हैं ना, वही। पाटलिपुत्र की स्थापना जो अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने, उनके जो बेटे थे उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी इसकी भी राजधानी रही। ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी के बाद कौन कौन आ गया? शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आया। किस शासक के द्वारा, 26वां क्वेश्चन, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो उदयन के द्वारा। हर्यक वंशीय उदयन, उदयभद्र भी इनको कहा जाता है। अगर वो नहीं मिलता है तो उदयभद्र के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना है जो गंगा और सोन नदी के बीच में, ये देख सकते हैं। जैसे कभी कभी ड्रेनेज सिस्टम में ये पूछा जा सकता है, ड्रेनेज सिस्टम को भी अगर यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं अगर थोड़ा बढ़ाया तो, किन दो नदियों के बीच में, तो ये तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। इधर आप गंगा देख रहे हैं, और गंगा और सोन के बीच संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया है। उसने राजगृह से इस नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? फिर से वही क्वेश्चन हो गया, पाटलिपुत्र बसाया था उन्होंने, अभी कौन थे? उदयन। 27 क्वेश्चन देख सकते हैं कि उदयन को लेकर, मतलब पाटलिपुत्र को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं हम लोग, हाँ वैसे देख लीजिए यहाँ पर, ये डी है ना ऑप्शन, 44वां BPSC में पूछा हुआ था, डी यहाँ से देख लिया आप। चलिए अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वह वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपको पता होगा कि जो ये तो पहले किस में मेंशन किया गया था, तो अंगुरतरा निकाय में था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये कहाँ के आ जाते हैं? आपके लिच्छवी जो थे ना, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे ज़्यादा मजबूत जो था वो लिच्छवी, एक सेकंड रुकिए, अरे हटो, हाँ ये येलो हो गया, सॉरी। रेड, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो देख सकते हैं वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ठीक है, याद रखिएगा ये आप चीज़। यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं आपको। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये आपको पता होगा, सबसे पहला तो राजगृह ही था, जिसको गृहव्रज भी बोलते हैं, गृहव्रज, राजगृह। ठीक है, तो ये पहली राजधानी रही है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पुराणों के अनुसार पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। ये वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि बृहद्रथ एक थे मौर्य डायनेस्टी के लास्ट वंशज कौन थे, तो वो भी बृहद्रथ थे। ये बृहद्रथ वंश को बता रहा है। ठीक है, वंश से पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जो जरासंध था, उसने गृहव्रज को अपना राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध, देखिए
मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था वो बिंबिसार था। देखिए हर पुराणों के अनुसार अलग है, तो क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि पुराणों के अनुसार क्या, और फिर बौद्ध जो है ना उनके अनुसार क्या, बौद्ध जो ग्रंथ थे उनके अनुसार इनको बिंबिसार को माना गया है, जो कि हर्यक वंश से थे। ठीक है, इनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी हर्यक वंश वाले। इसके पश्चात अजातशत्रु, जो अजातशत्रु है मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु ने पुत्र उदयन को अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। एक सेकेंड, ठीक है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है जस्ट ही कि हर्यक वंश के वो मतलब रूलर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। उसने अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या की थी। एक चीज़ अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा याद रखना है तो आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हर्यक डायनेस्टी की फाउंडर तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कौन है, बिंदुसार नहीं होंगे, क्या होंगे यहाँ, क्योंकि बी पहले आने वाला है तो बिंबिसार। चलिए ठीक है, याद रखेंगे यहाँ से। अभी हम लोग डिस्कस किया तो बिंबिसारा ना वहाँ पे बिंबिसार को बिंबिसारा लिखा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, बिंबिसार। तो यहाँ ए बचा, ए से अजातशत्रु, अजातशत्रु। यहाँ यू बचा, यू से क्या हो जाएगा, उदयन, युदाइन। ठीक है, तो इंग्लिश वाले लोग यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले क्या हुए हर्यक डायनेस्टी में, पहले तो बिंबिसारा। ठीक है, बिंबिसारा। ए बचा, ए का लास्ट का ए से हो गया अजातशत्रु। ठीक है, शत्रु के बाद यू आए, यू से हो गए आपके कौन, उदयन। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र राजधानी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो चलिए ध्यान रख सकते हैं आप इस तरह से। ये थोड़ा सा ब्लर मतलब थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो गया है। ये है सैड्रोकोटस। देखते हैं, आपको ये पता होगा जरूर कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैड्रोकोटस के नाम से मतलब जाना गया था। ग्रीक जो उधर जो भी अकाउंट मिले हैं उधर, तो ये चीज़ किसने पहचान की थी कि वो सैड्रोकोटस ही जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो ये थे, ये विलियम जोन्स थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। एक सेकेंड, हाँ, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, एरियन और प्लूटार्ट देख सकते हैं, दो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का बताए थे। तो विलियम जोन्स ने बताया था कि सैड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जबकि एरियन और प्लूटार्क जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने सैड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का सबसे प्रथम किसने पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि ये पहला ही है ना, 1837 में किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे प्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। ये किस में यूज़ हुआ था, ये अशोकन, या तो आपको आ जाएगा कि अशोकन इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि उसी चीज़ में ना ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ था, वही चीज़ें यहाँ डिस्कस देख सकते हैं। यहाँ पे अशोक के लेखों के जो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पिया की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ उनको, और देवनाम पिया क्योंकि वहाँ मेंशन इतना हुआ था तो इनको पता नहीं चल पाया, तो यहाँ सिर्फ नाम के चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था उनको। ठीक है, लेकिन कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीप वंश और महाव जो वंश हैं उसमें उनकी उपाधि जो है अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है, यही उपाधि जो है दीपवंश और महावंश में। अतः वर्ष 1915 में मस्की जो है कर्नाटका से जो लेख वहाँ से प्राप्त मिला था, वहाँ पे अशोक नाम को पढ़ा गया, इसी में देवनाम पिया। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन यहाँ से कि देवनाम पिया किसको बोलते हैं, तो ये है हमारे अशोक। ठीक है, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है, बात करते हैं मेगास्थनीज पुस्तक। तो ये आपको पता होगा कि मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर, ये अच्छा हाँ, सिकंदर का समकालिक शासक था, सिकंदर के समय ही चंद्रगुप्त मौर्य। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो वो वहाँ यहाँ के राजा कौन थे, तो ये थे धनानंद थे ना, धनानंद, नंद डायनेस्टी के धनानंद थे। ठीक है, तो उनके समय में ये अटैक मतलब उन्होंने किया था, सिकंदर के समकालिक। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भी मौजूद तो हैं ही, क्योंकि ये तो आ ही गए हैं, और उसके बाद ही तो धनानंद को ही मार कर तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे शासन में बैठे। ठीक है, सिकंदर के समकालिक विदेशी लेखक जो थे ये सब आप देख सकते हैं, कुछ खास नहीं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी
जो है इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल यहाँ पे वहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है मौर्य इतिहास का, सोशल स्ट्रक्चर है, बहुत सारा चीज़ का वहाँ पे वर्णन किया गया है इंडिका में। ठीक है, इंडिका का लेखक कौन था, ये भी देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया है, तो ये आपको पता है मेगास्थनीज हो गए हैं। पाटलिपुत्रा नगर का प्रशासन का जो है वर्णन मिलता है इंडिका से, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से, जब आपको डिस्कस करना होता है मौर्य साम्राज्य में, जब डिस्कशन होता है ये, अगर ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है तो यहाँ से जो इस बार भी क्वेश्चन आया था, आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा कि मौर्य जो साम्राज्य है उसको डिस्कस करना था, तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको वहाँ पर डिस्कस करना होता है कि इंडिका में जो मेगास्थनीज के द्वारा बुक लिखी गई है तो उसमें उन्होंने ये बताया, उसके पाटलिपुत्रा नगर प्रशासन के बारे में बताया। इसी तरह सब चीज़ आपको मेंशन करना पड़ता है, तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये सब चीज़ आपको एज ए ऑप्शनल के लिए अगर आपको है तो थोड़ी मजबूत रखनी पड़ती है। ठीक है, इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य की विभिन्न समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ठीक है, समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले मृत्यु दंड दिया जाता था। तो ये भी तो आप समझ ही गए हैं, तो इसमें सिर्फ मेन क्वेश्चन यही था कि क्या किसने लिखा है, बस वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, मेगास्थनीज दूत था किसका था। हाँ देखिए, ये चीज़ आदमी कंफ्यूज हो जाता है इंसान कभी कभी। वैसे तो सेल्यूकस के थे, आपको याद तो होगा ही बहुत लोग, इतना तो बिहार में भी ये क्वेश्चन बहुत मतलब एग्ज़ाम में आते रहता है लगभग, और अदर कृषि में भी। नहीं जिनको याद है तो उनको याद रखने के लिए, तो मेगास्थनीज है ना, तो हम जानते हैं कि कभी मार्केट में जैसे कोई सेल लगता है तो मेगा सेल के नाम से बुलाते हैं ना, कि अरे मेगा सेल लगा हुआ है, बहुत बड़ा सेल है, तो बस उसी से आपको याद रहना है। मेगा से हो गया मेगास्थनीज और सेल से हो गया सेल्यूकस। ठीक है, याद रखेंगे आप इस तरह, ये पढ़ने के हिसाब से है ये। ठीक है, तो मेगास्थनीज दूत था किसका, वो थे सेल्यूकस के। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, जिसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार के सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार के में निवास किया। भारत में उसने कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका में अपना लिख लिया है। ठीक है, वो चीज़ तो हम लोगों ने देखा। अंतिम मौर्य सम्राट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि कौन थे मौर्य सम्राट, वो एक हो गए हैं बृहद्रथ। और जबकि एक पुराणों में अभी क्या बताया गया है, पुराणों के अनुसार बताया गया है कि बृहद्रथ के जो राजा थे, प्रथम राजा जरासंध करके जो है, तो बृहद्रथ डायनेस्टी थे ना, राजवंश, उसके मतलब जो थे वो वहाँ के पहले संस्थापक वहाँ राजा रहे हैं। और जबकि यहाँ पे है अंतिम मौर्य सम्राट कौन हो गए हैं, बृहद्रथ, ये याद रखेंगे। ठीक है, और इन्हीं के बाद देखिए इन्हीं की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। यहीं से शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है, ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अदर जितने भी पीछे से एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रुद्रदामन को लेकर। प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ वाले में। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, याद रख सकते हैं, अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में तो सबसे प्राचीन है, याद रखेंगे इसको आप। इसी से याद रखें, रुद्र और जूनागढ़ को मिलाकर आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वाच मतलब इसको देखिए जरूर से, ये क्वेश्चन आने लायक वाला एग्जामिनेशन में है। ठीक है, राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी मतलब झुकाव था, ये है खरवेल के राजा में। अब ये देखिए थोड़ा सा, कलिंग के छेदी वंशीय जो छेदी डायनेस्टी थी उसके खरवेल जो थे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयनगर की पहाड़ियों की देख लीजिए हाथी गुफा से एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, आपने देखा ही होगा कि खारवेल से जो प्राप्त हुआ है कौन सा है,
तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ये ज़्यादा क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ से क्या चीज़ ध्यान और रखना होगा, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजाओं में जिनको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो ये याद रखेंगे खाड़वेल राजा। और ये आप ध्यान रख सकते हैं, जैन धर्म के साथ जोड़ेंगे आप खाड़वेल, और खाड़वेल के बाद बोलेंगे कि कौन सा है। खाड़वेल का एक जो मिला हुआ है वहाँ पर इंस्क्रिप्शन है वो हाथी गुफा का है, ठीक है। चलिए ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कलिंग नरेश जो है खाड़वेल का संबंध था, ये किससे था, तो महामेघ वाहन वंश से था। ये याद रखेंगे आप दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी के 60 से 62 हुई, ये रिसेंट में आया हुआ है 2016। खाड़वेल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया, ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ गया। जैसे कि आप अदर में देख सकते हैं, गुप्ता डायनेस्टी में भी देख सकते हैं, तो गुप्त के उन्हीं के नाम से ही पढ़ता चला गया, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंगा थे, तो पुष्यमित्र शुंगा उनका भी हो गया, ठीक है। तो वही है यहाँ पे भी, महामेघ वाहन नामक व्यक्ति तथा मतलब थे, अतः इस वंश का नाम महामेघ वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे खाड़वेल, आप ये याद रखेंगे खाड़वेल वाले, ठीक है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन यही है, हाथी गुफा का अभिलेख यही खाड़वेल के लिए एकमात्र साधन है जहाँ से हाथी गुफा खाड़वेल के बारे में हमें पता चलता है, सॉरी, ठीक है। बात करते हैं प्राचीन 40वां क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे है। ये सबको, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, ये क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा था, अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी, ठीक है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। लेखक कौन थे इसके, जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन थे, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे, राज दरबारी समुद्रगुप्त के हुआ करते थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को उपाधि दिए कौन था, तो विंसेंट स्मिथ। अगर थोड़ा हार्ड लेवल हुआ और तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को कहा था भारतीय नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया इंग्लिश में, ठीक है। गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया था, तो ये आपको स्कंदगुप्त है। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में कवर किया जाएगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। और जो भी आपको डिस्कशन मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हो रही है बोलने में, थोड़ा सा कि फ्लो में आने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी आपको मतलब सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो ज़रूर से यस करें, या आप कुछ भी अपने हिसाब से आप अपना सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा चल रहा है लेक्चर, कंटिन्यू रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आप ज़रूर इसको ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।